हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया का लार्जेस्ट बैंक और सेकंड लार्जेस्ट कंपनी एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के बारे में। एचडीएफसी बैंक को डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कस करने के पीछे मेन रीजंस दो हैं। वो मेन रीजंस क्या हैं? सेकंड जो रीजन है वो पहले वाले से कनेक्टेड है। तो हम अभी 18 मार्च को, अगर हम चार्ट को देखें यहाँ पे, तो 18 मार्च को के बाद ऐसा क्या हुआ था कि 19 मार्च को स्टॉक प्राइस इतना डाउन हुआ था, लगभग 8.5% के आसपास स्टॉक प्राइस डाउन हुआ था। और क्लोज होते होते ये रह गया था लगभग 5.5%, 5.32% ये रह गया था। इसके पीछे वजह क्या थी? अगर हम सर्च करें तो अतानु चक्रवर्ती रिजाइंड एज एचडीएफसी बैंक्स पार्ट टाइम चेयरमैन। यहाँ पे ये चीज ध्यान में रखनी है कि पार्ट टाइम चेयरमैन थे, है ना, एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑन मार्च 18 2026। अतानु चक्रवर्ती ने, जो पार्ट टाइम चेयरमैन एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे, उन्होंने 18 मार्च को रिजाइन दे दिया था। उस रिजाइन के पीछे उन्होंने वजह क्या बताई थी? चक्रवर्ती साइटेड सर्टेन हैपनिंग्स एंड प्रैक्टिसेस ऑब्जर्व्ड ओवर 2 years। वो सर्टेन हैपनिंग्स एंड प्रैक्टिस को ऑब्जर्व करे थे लास्ट 2 years से, स्टेटिंग दे वर नॉट इन कॉन्ग्रुएंस विद हिज पर्सनल वैल्यूज एंड एथिक्स, जो उनकी पर्सनल वैल्यूज और एथिक्स के खिलाफ थी। अब जैसी ये न्यूज आई तो फिर एक न्यूज और, जैसे ट्विटर वगैरह है, न्यूज चैनल्स में, यहाँ पे लोग एक न्यूज और सर्कुलेट करने लगे थे कि एच डी एफ सी बैंक विल बी नेक्स्ट यस बैंक, है ना। क्या एच डी एफ सी बैंक बर्बाद हो जाएगा, लोगों का पैसा डूब जाएगा, और वगैरह वगैरह तरह तरह की न्यूज आ रही थी। तो एक चीज समझने की जरूरत है हमें, है ना। अगर हम पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, जो भी कंपनियां बर्बाद हुई हैं, वो कौन सी कंपनियां बर्बाद हुई हैं जिनको ये कहा जाता था कि दिस कंपनी विल बी नेक्स्ट फलाना फलाना कंपनी। किसके साथ तुलना करते थे? ऊपर वाली कंपनी के साथ तुलना, जो कंपनी एक मार्केट लीडर है अच्छी खासी, जो इंडिया की टॉप 10 कंपनी में आती है, उसके साथ। अगर यस बैंक का हम उदाहरण लें, तो यस बैंक की तुलना होने लगी थी कि यस बैंक विल बी नेक्स्ट एसबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, मतलब जो कुछ भी वो बोलते थे। अगर इस चीज को हम क्रिकेट वगैरह, जैसे क्रिकेट देखते हैं, है ना, तो वहां पे एक प्लेयर आए थे पृथ्वी शॉ के नाम से। पृथ्वी शॉ एक प्लेयर आया था किसी टाइम पे। उसकी तुलना ये होने लगी थी, उसकी बैटिंग को देख के, बैटिंग स्किल्स को देख के, कि पृथ्वी शॉ विल बी नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर, नेक्स्ट ब्रायन लारा, नेक्स्ट रिकी पॉन्टिंग। ऐसे में होता क्या है कि जब किसी की तुलना करने लग जाते हैं नेक्स्ट किसी और के साथ, वो नेक्स्ट बना देते हैं उसको, तो वो अपना खुद का वजूद भूल जाता है। और खुद का वजूद भूलने के बाद इंसान खुद को ही खो बैठता है ना। मेरा यहाँ पर किसी तरह का कोई टोंट नहीं है, बस मैं एक उदाहरण देके समझा रहा हूँ आपको, है ना। फिल्म इंडस्ट्री में भी ले सकते हैं, म्यूजिक इंडस्ट्री में ले सकते हैं कि फलाना फलाना सिंगर विल बी नेक्स्ट, ये कुमार, किशोर दा, मोहम्मद रफ़ी। फिल्मों में ले सकते हैं, नेक्स्ट विल बी किंग खान वगैरह, है ना। तो इन चीज़ों को हमें समझने की ज़रूरत है। अब इन ये तो बोल के निकल गए भाई साहब अतानु चक्रवर्ती तो, कि मेरे पर्सनल एथिक्स और वैल्यूज मैच नहीं हो रहे थे, इस वजह से मैंने रिजाइन कर दिया। अब भाई इनको कोई ये तो बोले कि इतना बड़ा बैंक है ना, आप इन पे ऐसे आरोप लगा के निकल लिए। अब ये तो बताओ ना कि वो पर्सनल वैल्यूज एंड एथिक्स थे क्या? मतलब मार्केट कैप कितनी है? 12,23,311 करोड़। इतना बड़ा बैंक है, इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी, नंबर 1 बैंक है वैल्यूएशन के हिसाब से इंडिया का। करोड़ों लोगों का पैसा इसमें एफडी के रूप में होगा, सेविंग अकाउंट्स के रूप में होगा, करंट अकाउंट्स के रूप में होगा। वो लोग तो पेंडिंग में आ जाते हैं इतनी बड़ी न्यूज देख के। अब और इस चीज को हम यहाँ पे देख भी सकते हैं। एच डी एफ सी बैंक लिमिटेड इज एन इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी हेडक्वार्टर इन मुंबई। इट इज इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक बाय एसेट्स, द वर्ल्ड्स 10th लार्जेस्ट बैंक बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन एज ऑफ मई 2024। ये मई 2024 का डाटा है। इसके अकॉर्डिंग ये दुनिया का 10वें नंबर का मार्केट कैप के हिसाब से 10वें नंबर का बैंक है। अगर दुनिया के हम टॉप 10 बैंकों की बात करते हैं ना, तो ये 10वें नंबर का बैंक आता है ये। और यहाँ पे एक पार्ट टाइम डायरेक्टर बोलता है कि भाई मेरी पर्सनल वैल्यूज एंड एथिक्स मैच नहीं हो रही थी, मैंने रिजाइन दे दिया। अब उस चीज पे
यहाँ पे बोर्ड ऑफ मेंबर्स ने क्या एक्शन लिया, है ना। तो उन्होंने ये चीज यहाँ पे डाल लिखी है एनएससी बीएससी पर, टू इन्फोर्स द रोबस्ट गवर्नेंस स्टैंडर्ड ऑफ द बैंक, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऑफ द मीटिंग एट इट्स मीटिंग हेल्ड ऑन, जो मीटिंग हुई थी 23 मार्च 2026 को, उसमें एक प्रोएक्टिव स्टेप एंड अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ एक्सटर्नल लॉ फर्म्स, जिसमें कौन कौन कहाँ कहाँ से लोग होंगे, डोमेस्टिक होंगे और इंटरनेशनल भी होंगे, टू कंडक्ट रिव्यू रिगार्डिंग मिस्टर चक्रवर्तीज रेजिग्नेशन लेटर, द सेड लॉ फर्म्स हैव बीन एडवाइज्ड, सलाह दी है उनको, इस लॉ फर्म को, कि ये जल्दी से जल्दी इस चीज की जांच की जाए। हाँ, अब भाई इतना बड़ा बैंक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनको भी तो ये चीज की चिंता होगी ना कि लोगों का विश्वास हमारे साथ बना रहे, क्योंकि एक रात में तो ये बैंक इतना बड़ा बना नहीं है, अच्छा खासा टाइम लगा है। और वहां पे एक पार्ट टाइम डायरेक्टर बोलता है कि मेरे पर्सनल वैल्यूज और एथिक्स मैच नहीं हो रहे थे। भाई बताओ बताओ तो सही कि वो पर्सनल वैल्यूज हैं क्या आपके। करोड़ों लोगों का पैसा है इसमें, वो लोग पैनिक में आते हैं, और आप ये बोल के निकल दिए कि मेरे वैल्यूज एथिक्स मैच नहीं होते। वो वैल्यूज कुछ भी हो सकते हैं, जैसे आप इनको ऐसे उदाहरणों से समझ सकते हैं कि मेरे को मिड टाइम में, जैसे मेरे को ऑफिस टाइम चल रहा है, मेरे को कोई काम जरूरी आ गया तो मेरे को घर पे जाना है, तो बैंक थोड़ी अनुमति देगा उस चीज़ की। भाई जो आपको ड्यूटी है वो तो करनी पड़ेगी। मुझे 4-5 बजे जैसे मेरे को छुट्टी चाहिए, 5 बजे के बाद मैं काम नहीं करूँगा, बैंक मेरे को इसकी अनुमति नहीं देता। ये चीज़ें चलने वाली नहीं है। हाँ, आप हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है ना। मार्केट कैप 12,23,000, फाइनेंशियल साइकिल लेते हैं हम कंपनी के, स्टॉक भी 16.4, डेप्ट टू इक्विटी 6.20। जैसा कि हम हर वीडियो में डिस्कस करते हैं कि बैंकिंग और एनबीएफसी केस में जो डेप्ट होता है वही इनकी इन्वेंट्री होती है, क्योंकि बैंक और एनबीएफसी का मेन बिजनेस क्या होता है, लोगों से सस्ती ब्याज दर पर पैसा लेना, और जैसे एजुकेशन लोन है, होम लोन है, और भी तरह तरह के लोन है, वो महंगे ब्याज दर पर लोगों को देना। इनके बीच जो मार्जिन आता है वो ही बैंक वहां से पैसा कमाता है ना। प्लेज परसेंट 0, रिटर्न ऑन इक्विटी 14.4% है, प्रमोटर होल्डिंग 0 है। प्रमोटर इसका कोई नहीं है, इसको चलाते हैं एफआईडीआई एंड पब्लिक। अगर हम वैल्यूएशन देखें, अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट में जाके सेल्स देखें, तो हाईएस्ट एवर सेल्स है, और हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट एंड हाईएस्ट एवर प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ना। अगर हम एक साल के टाइम फ्रेम पे मीडियन पी देखें तो 20.9 का है, 3 साल में भी मीडियन पी से काफी नीचे चल रहा है, 5 साल और 10 साल में भी करंट जो पी है कंपनी का वो काफी सस्ता है, तो वैल्यूएशन के हिसाब से भी ये काफी सस्ता है ना। एच डी एफ सी बैंक को एक 20% CAGR मशीन बोला जाता है। अगर 20% पैसा कमाना है तो एच डी एफ सी बैंक में लगा दो। कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 21% CAGR ओवर लास्ट 5 years, और मेंट healthy dividend payout of 23.3%, and company's median sales growth is 17.5% of the 10 years, है ना। अगर हम यहाँ पे एनपीए देखें तो ये भी लोएस्ट एवर पॉइंट पे है ना। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में देखें तो रेवेन्यू 41,136 करोड़ से बढ़ के 3,08,372, और नेट प्रॉफिट 8,478 करोड़ से बढ़ के 73,066 करोड़। अब आप लोगों का एक पॉइंट हो सकता है, जैसे यहाँ पे फाइनेंसिंग प्रॉफिट माइनस में क्यों है। ये फाइनेंसिंग प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि लोन लेने और लोन देने के बीच में जो अंतर होता है वो होता है ये, है ना। ये यहाँ पे हम ये चीज देख भी सकते हैं कि कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 10 साल 21%, 5 साल में भी 21%, 3 साल 23%, और लास्ट 12 मंथ 7%। रिजर्व देखें तो 5,37,000 करोड़ का है, हाईएस्ट एवर है,
और बोरोइंग्स भी ऑलमोस्ट हाईएस्ट हो रहे हैं। अब हम चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में। वहां पे दिखा रहा था प्रमोटर होल्डिंग जीरो, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जून 2023 में इनकी प्रमोटर होल्डिंग थी 25.52%। फिर वो उन्होंने एकदम खत्म कर दी, वो ली किसने है, एफ आई और डी आई ने, है ना। अभी एफ आई के पास कितना है, 44.05, डी आई के पास 40.14 और पब्लिक के पास 15.64% है। अभी जैसे यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट्स में मैं एक पढ़ रहा था, जैसे वो ये न्यूज़ है, जैसे इनको अभी 10 फरवरी 2026 को सेबी ने इस चीज का अप्रूवल दिया था कि आईसीआईसी ग्रुप, सॉरी 6 फरवरी 2026 को आईसीआईसी ग्रुप है जिसकी होल्डिंग इसमें अभी कितनी है, 4.07% है, वो बढ़ा के ये कितनी करना चाहते हैं, 9.95%। अगले 1 साल तक का इस चीज में टाइम दिया गया है, तो उस चीज का भी अप्रूवल इनको मिल गया है ना। अगर मान लो आईसीआईसी ग्रुप इतने बड़े बैंक में अपनी 4% से होल्डिंग को बढ़ा के 10% के आसपास लेके जा रहा है ना, तो इश्यू तो है नहीं इसमें किसी भी तरह का। बल्कि ये जो इस तरह की न्यूज आती हैं, यहाँ पे इनको फायदा कौन उठाए, इनका फायदा उठाता है ऑपरेटर, जनता को पागल बनाने के लिए। अब अगर हम एक बार मंथली चार्ट में देख लें हम कि इसमें एक्चुअल में पैसा बना कितना है ना, तो जब से ये लिस्ट हुआ था अगर वहां से देखें, अगर करंट प्राइस से देखें तो लगभग 200 गुना, 19,889%। और ऑल टाइम हाई तक देखें तो लगभग 255 गुना के आसपास पैसा बने, है ना। तो ये जनता का भरोसा है, पब्लिक का भरोसा है ना, इस वजह से तो यहाँ पे पहुंचा है। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमें जाना है इंडिकेटर सेक्शन में, यहाँ पे हम सर्च करेंगे 52 वीक लो हाई, हाई लो, और ये इसका उत्तर कौन है, CEYHUN, और ये 729 नंबर देना है, यही वाला सिलेक्ट करना है और बाकी हमें कोई सिलेक्ट नहीं करना। हम सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। अब हम जाएंगे इसके सेटिंग सेक्शन में, इनपुट में करना है, पीरियड करना है 251। 251 करने के पीछे रीजन ये है कि 365 दिन होते हैं 1 साल में, सैटरडे संडे मार्केट ऑफ रहता है, तो 52 × 2 104 दिन तो वहां से माइनस हो जाते हैं, और 10-12 हॉलीडेज और आ जाते हैं मार्केट में, तो ये लगभग 251 दिन के आसपास ही मार्केट ओपन रहता है। स्टाइल में हम बेसिस को अनटिक कर देंगे, बाकी एज इट इज रखेंगे, तो यहाँ डिफॉल्ट में जाके सेव एज डिफॉल्ट कर देंगे। वो क्यों, वो इसलिए क्योंकि जब भी अगर हम दोबारा इसको करें तो ये हमारी सेटिंग सेम है। एक चीज और ध्यान में रखना है, जैसे यहाँ पे तो ये स्टार वाले पे फेवरेट में क्लिक कर लें इसको, ताकि अगर इसका ऑथर इसको डिलीट भी कर दे तो ये हमारे पास रहेगा, है ना? अब अगर हम देखें, अभी चल रहा है ये 52 वीक लो पर, ओके। तो हम 2008 के आसपास से इसका डाटा देखेंगे कि 52 वीक लो पर जाता है तो ऊपर हाई भी बनाता है क्या। तो यहाँ पे हम 8-9 की बात है लगभग, जून 8 के 356 दिन 45% गेन। उसके बाद ये 2012 में 52 दिन 30% गेन, 2013 208 दिन लगभग 25% गेन, 2016 68 डेज लगभग 20% गेन। हाइएस्ट दिन इसने कितने लिए हैं, 2008-9 में 355 दिन, 1 साल भी पूरा नहीं लिया, है ना। 2016 में 68 दिन 19%। अगर हम पेंडेमिक की बात करें कोरोना की, तो 238 दिन 26.5% गेन। 2022 में लगभग 1 महीने में लगभग 28% गेन। 2023-24 की बात करें, 23-24 में 245 दिन लगभग 20% के आसपास गेन। अभी अगर हम देखें, है ना, तो ये 52 वीक लो पर चल रहा है। 52 वीक लो मतलब क्या है, यहाँ पे हम 1 साल का, यहाँ पे नीचे जहाँ पे मेरा कर्सर देख रहे हैं 1 साल का चार्ट लगा दिया, तो अभी जो लो चल रहा है वो 1 साल, लास्ट 1 साल में सबसे लोवेस्ट पॉइंट है जहाँ पे ये ट्रेड कर रहा था, है ना।
तो ये इसका 52 वीक लो बना था 9 मार्च को। 52 वीक का मतलब क्या है, जहाँ पे जैसे ये हम डेट देख सकते हैं 13 अप्रैल 2026 की है। तो लास्ट जो कैंडल है हमारी वो कब की है, 15 अप्रैल 2025। हो सकता है वो 14 या 15 अप्रैल को, 13 या 14 अप्रैल को वहाँ पे हॉलीडे हो। हाँ, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 11 के बाद 15 को खुला था, तो बीच में 4 दिन का हॉलीडे था, तो इस वजह से ये 15 अप्रैल दिखा रहे हैं, है ना। तो यहाँ से अगर मान लो 52 वीक आता है हमारा, यहाँ पे लगभग जो भी चल रहा है 1019-20 के आसपास, तो हमारा 28% बन जाता है सिंगल शॉट में। इंडिया का लार्जेस्ट बैंक है, ऐसा नहीं है कि रातों रात ये यहाँ पर पहुंच गया हुआ, है ना। अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड है मार्केट में। ये लगभग 94 95 के आसपास लिस्टेड हुई थी ये कंपनी, और 2026 है तो अभी 32-33 साल से स्टॉक मार्केट में है, और इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है। तो सोचने वाली बात ये है कि क्या ये नेक्स्ट यस बैंक बन जाएगा या फिर ये HDFC बैंक बना रहेगा। इन चीज़ों को हमें समझने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है ना। जब भी कभी भी मार्केट में कोई बैड न्यूज़ आए, हमें उस न्यूज़ का ये देखना है कि उसका इम्पेक्ट क्या है, कैसे ऑपरेटर हमारे साथ खेल रहा है ना, उसका बिजनेस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ओके, ऐसी ही न्यूज़ पीछे, अगर हम कोरोना के आसपास की बात करें, एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है, तो अडानी की कंपनी के साथ होता था। हिडनबर्ग की रिपोर्ट आती थी, लोअर सर्किट लगता था, उसके बाद कुछ दिन बाद आता था कि हाँ ऐसा कुछ नहीं था, और दोबारा से पैसे स्टॉक प्राइस अपर सर्किट में होता था। तो ये होता है सारा गेम प्लान ऑपरेटर का, रिटेल को पागल बनाने के लिए। और रिटेल को पागल बनाया जाता है, पीछे भी बनाया गया था और आगे भी बनाया जाएगा, जब तक कि रिटेल इन्वेस्टर इन चीजों को समझ के नहीं करेगा, सीख के नहीं करेगा, है ना। मेरा मेन मकसद, मुख्य मकसद यहाँ पे आप लोगों को टिप प्रोवाइड करवाना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद है आप लोगों को चीजें सिखाना, कैसे एनालाइज करते हैं, कैसे चीजों को समझते हैं, है ना, ताकि मेरे साथ साथ आप लोग भी इंडिपेंडेंट बन सकें, किसी के बहकावे में ना आए। जब भी कोई न्यूज़ आए तो उसको देखकर डरे नहीं, और पैनिक में अपनी होल्डिंग्स को सेल नहीं करें, है ना। अच्छी कंपनी में जब भी बैड न्यूज़ आती है तो उसके पीछे के रीजंस समझने चाहिए, और ये देखना चाहिए कि स्टॉक प्राइस कहाँ पे ट्रेड करना है, वो एक अपॉर्चुनिटी है या फिर एक, है ना। उन चीज़ों को हमें समझने की जरूरत है। ओके, अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें, है ना। और वीडियो को पूरा देखा करिए, क्योंकि बीच बीच में काफी सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो अगर आप पूरा नहीं देखेंगे तो मिस हो जाएंगे, है ना। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।